वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय। पेपर सेकंड का टॉपिक है ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया को मनोविज्ञान के कई संप्रदाय सामने आए। तो जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तब जो है मनोविज्ञान के कई संप्रदाय स्कूल्स सामने आए। मनोविज्ञान के संप्रदाय से तात्पर्य मनोविज्ञानकों के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के आधार के लिए एक समान विचारधारा और विधियों का अनुसरण करते हैं। तो स्कूल्स जो होते हैं या संप्रदाय ये जो हैं ये यह दिखाते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो किसी एक ही समान विचारधारा पर या विधि का जो है पालन कर रहे हैं, चाहे वो संरचनावाद हो, चाहे कार्यवाद हो या व्यवहारवाद हो, गेस्टाल्टवादी हो या मनोविश्लेषणवाद हो। कुछ ऐसे ही प्रमुख वैज्ञानिक संप्रदाय रहे हैं। गेस्टाल्टवाद तथा मनोविश्लेषणवाद कुछ ऐसे ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदाय रहे हैं। मनोविज्ञान के इन संप्रदायों ने व्यवहार के अध्ययन संबंधी विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है। आगे मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदायों को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सारे स्कूल्स हैं, संप्रदाय हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। पहला है संरचनावाद, जिसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट नामक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो विलियम वुंट हैं। ये जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उद्देश्य में लिप्जिंग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो विलियम वुंट ने सबसे पहले 1879 में लिप्जिंग में विश्व की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। यह एक जो है स्वतंत्र विज्ञान का से मनोविज्ञान को दर्जा दिलाया गया। वुंट ने प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के उपरांत यूरोप तथा अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली। तो उन्होंने जब अध्ययन किया उसके बाद जो है यूरोप और अमेरिका में कई सारी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली गई। वुंट तथा उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि का मतलब है कि स्टूडेंट अपने अंदर की चीज़ों को खोजते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है या वो कितना सोच पा रहे हैं किसी चीज़ पर या उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो खुद से अपना एनालिसिस करते हैं। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं के अध्ययन किए थे। वुंट तथा उनके अनुयायियों को संरचनावादी कहा जाता है। वुंट या उनके जितने भी साथी थे उनको संरचनावादी कहा जाता था। इसके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं होती हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा लगता है कि संरचनावादी रसायन शास्त्र में रासायनिक यौगिकों को रासायनिक तत्वों में विभक्त करके अध्ययन करने की प्रक्रिया से प्रभावित थे। उनका विचार था कि जटिल मानसिक अनुभवों को संरचनाओं को खोज कर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। एडवर्ड बेडफोर्ड तथा विचनर जैसे मनोवैज्ञानिक वुंट के प्रमुख सहयोगी थे। आधुनिक समय में संरचनावाद की अत्यंत सीमित उपयोगिता है। प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना पर अध्ययन देना संभवतः संरचनावाद की सबसे बड़ी कमी है। तो उन्होंने जो है प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना को ही
फंक्शंस को ही जो है इम्पोर्टेंस दी, इसलिए संरचनावाद की ये सबसे बड़ी कमी निकली। अंतर्दर्शन विधि में वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्ष की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई और अंतर्दर्शन विधि में भी जो वस्तुनिष्ठता थी, विश्वसनीयता और वैधता थी, इसमें कमी निकाली गई, इसलिए जो है संरचनावादी के निष्कर्ष में प्रामाणिकता नहीं सिद्ध हो पाई। उसके बाद दूसरा संप्रदाय स्कूल था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के प्रकार्य संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो है विलियम जेम्स थे। जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से प्रभावित थे। जेम्स जो थे वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे तथा उन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। उन्होंने मन के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपना लिया था। इनका मानना था कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का उपयोग करता है। जेम्स का मानना था कि जब व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करता है तो अपने मानसिक अनुभवों को उसमें उपयोग करता है। वस्तुतः प्रकार्यवादियों को मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। प्रकारवादियों का जो मुख्य बल था वो अधिगम प्रक्रिया तक ही केंद्रित था। जॉन डीवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक शिक्षाशास्त्री प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। जॉन डीवी जो थे ये प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। जॉन डीवी एक शिक्षाशास्त्री थे, दार्शनिक थे, ये जो है अमेरिकन दार्शनिक थे। जेम्स रोलैंड एंजिल, जे.एन. कैटल, E.L. थॉर्नडाइक और R.S. वुडवर्थ जैसे विचारकों ने प्रकार्यवादी विचारधारा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इस संप्रदाय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया की कार्यपरकता पर अधिक बल दिया गया। प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक शिक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकार्यवादी की ही देन है। इसके बाद थर्ड संप्रदाय है बिहेवियरिज्म, जिसको व्यवहारवाद भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन वैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जॉन बी वॉटसन 1878 में से लेकर 1956 तक ये रहे थे। एक जो है इस समूह के प्रमुख प्रवर्तक थे जॉन बी वॉटसन जो थे। व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाने लगा। इस समूह के जितने भी वैज्ञानिक थे उनको जो है मनोवैज्ञानिक थे उनको व्यवहारवादी के नाम से जाना जाने लगा। व्यवहारवादियों में कार्ल हल का नाम आता है, एडवर्ड टॉलमैन का नाम आता है, B.F. स्किनर का नाम आता है, जैसे मनोवैज्ञानिकों पर अमिट छाप छोड़ी है। व्यवहारवादियों ने वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूपेण नकारते हुए केवल वातावरण के महत्व को स्वीकार किया है। तो इस तरह से व्यवहारवादियों का यह मानना था कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो पूरी तरह से जो है व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वह कैसे वातावरण में रह रहा है। उसका वंशानुक्रम से उन्होंने कोई भी संबंध नहीं बताया। अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों की एक प्रमुख विशेषता थी। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो अधिगम, अभिप्रेरणा
लर्निंग मोटिवेशन और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, मतलब कोई चीज़ अगर बच्चा कर रहा है तो उसे हतोत्साहित करना, पुनर्बलन देना, ये जो है उनका मानना था, प्रमुख विशेषता थी व्यवहारवादियों की। इसके बाद शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा है। चौथा संप्रदाय है समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म जिसे कहते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द था जिसका अर्थ पूर्णाकार था, पैटर्न अथवा व्यवस्थित समग्र, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होल इसका मतलब था। मैक्स वर्दिमर 1880 से लेकर 1943, कूर्ट कोलकोफ्का 1886 से लेकर 1941 तक इस प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे ये लोग। इनके अनुसार अनुभव और व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह से समग्रवाद यानी कि गेस्टाल्टिज्म में जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो मैक्स वर्दिमर और कोफ्का थे। इन लोगों का मानना था कि अनुभव और व्यवहार जो दो अलग हिस्से होते हैं, उन्होंने कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि इनको अलग अलग करके इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अवयवों की तुलना में संपर्क अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने सीखने में अंतर्दृष्टि इंसाइट की भूमिका पर अधिक जोर दिया है। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि सीखने में अंतर्दृष्टि इंसाइट जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी लर्निंग को। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी किसी भी वस्तु परिस्थिति को समग्र रूप से में देखता है, ना कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। तो इस तरह से गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति किसी भी वस्तु या परिस्थिति को उसके समग्र रूप में देखता है, ना कि उसके तत्वों के रूप में। यही कारण है कि किसी समस्या के समाधान के समय अंतर्दृष्टि की भूमिका प्रमुख होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि अंतर्दृष्टि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या को समग्र रूप में देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंध और अंतर्क्रियाओं को पहचानना ही अंतर्दृष्टि है। तो इस तरह से गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि किसी भी समस्या को हम विभिन्न अंगों में उसके जब देखते हैं और उसमें से अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो यही इंसाइट को पहचानना है, अंतर्दृष्टि की पहचान करना है। उनके अनुसार यह अंतर्दृष्टि ही समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से गेस्टाल्टवादियों का यह मानना था कि अंतर्दृष्टि ही हमारी समस्या का समाधान करेगी। अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवधारी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर विशेष जोर देते हैं। तो इस तरह से गेस्टाल्टवादी जो थे वो सीखने के उद्देश्यों और अभिप्रेरणा पर विशेष बल देते थे। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर्विषयी अधिगम, शिक्षा के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर बल गेस्टाल्टवादी की देन है। तो ये जो है अंतर विषयी अधिगम, शिक्षा के उद्देश्यों और अभिप्रेरणा पर बल देना गेस्टाल्टवादी की ही देन है। इसके बाद पांचवा जो है संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद, जिसको साइको एनालिसिस भी कहते हैं। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों से मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। सिगमंड फ्रॉइड 1856 से लेकर 1939 तक इनके जो है लाइफ टाइम बताया गया है इनका। सिगमंड फ्रॉइड जो है इसके जनक थे मनोविश्लेषणवाद के, साइको एनालिसिस के। इन्होंने अचेतन मन, मानसिक क्रियाओं, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों, कॉन्फ्लिक्ट्स और तथा मानसिक विकृम, मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश
मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का विकास किया, जो मुख्यतः मुक्त सहचर्य वाले विचार प्रवाह, फ्रीली एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स एंड स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस पर आधारित है। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। उन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने जो है दो द्वंद्व बताए हैं, द्वंद्वों और मानसिक व्यतिक्रमों पर जो है ज़्यादा बल दिया है। इन्होंने जो है एक आविष्कार किया जिसमें इनका मानना था मुक्त सहचर वाले विचार प्रवाह, यानी कि फ्रीली एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट जो होते हैं, और स्वप्न विश्लेषण पर जो है इनकी पूरी थ्योरी आधारित थी। काफ़ी लंबे समय तक मनोविश्लेषणवाद का बोलबाला रहा। इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जूंग ने कुछ संशोधनों के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान किया। मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान इसका नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविश्लेषणवाद बच्चों के विकास की अवस्था को समझने में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट, विकास की अवस्था को समझने के लिए ज़्यादा कैपेबल रहा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद सिक्स संप्रदाय है, छठा संप्रदाय है मानवतावादी, यानी कि ह्यूमनिस्ट। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक व्यू, और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कि कॉग्निटिव व्यू पर अधिक बल दिया गया। मैस्लो, रोजर्स, एल्पोर्ट आदि मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। मैस्लो, रोजर्स और एल्पोर्ट का मानना था कि मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना ज़्यादा सही है। मानवतावादी विचारधारा में मानव को यंत्रवत नहीं माना जाता है। मानवतावादी विचारधारा का मतलब था कि मानव जो है कोई यंत्रवत नहीं है, वरन उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले और वातावरण के साथ अनुकूल करने में समर्थ जीवधारी के रूप में स्वीकार किया गया मानव को। मानवतावादी में इस विचारधारा में व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया जाता है। मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव व्यू, वातावरण के साथ अनुकूल में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। एडवर्ड टॉलमैन और जीन पियाजे के जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। तो ये था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में, जिसमें 6 स्कूल के बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू एवरीवन।